नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु सहारण आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फागुन की शाम कविता की व्याख्या करेंगे। ये धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध कविता है और प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। इस कविता के माध्यम से धर्मवीर भारती ने पक्षियों, पेड़-पौधों आदि का और इसके साथ-साथ प्रेम की खट्टी-मीठी अनुभूतियों का चित्रण किया है। जो कवि है, वो अपने भावों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। कभी वो पेड़-पौधों के साथ अपने भावों को जोड़ते हैं, तो कभी नायिका के संयोग और वियोग के साथ अपनी जो उनके अनुभव रहे हैं, उनको इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आइए तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, घाट के रास्ते उस वंशवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आंखड़ियाँ, उन्मन ये फागुन की शाम है। तो इस कविता को, ये पंक्तियाँ पढ़कर हमें पता चल रहा है कि ये फागुन के महीने की शाम का वर्णन है। और इस शाम में वो क्या कहते हैं कि घाट के रास्ते कि नदी के तट पर जाने के लिए जो घाट का रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पर वंशवट यानी बट का या बरगद का पेड़, उस पेड़ के ऊपर एक पीली सी चिड़िया बैठी रहती है। उसका कुछ अच्छा सा नाम है और उस पीले रंग की चिड़िया का कुछ अच्छा सा नाम है, लेकिन कवि उसका नाम बताने में असमर्थ है। उसे वो नाम ध्यान नहीं आ रहा और वो कहते हैं कि वो मुझे पुकारे, अर्थात वो पीली सी चिड़िया जब बोलती है तो कवि को लगता है कि वो मुझे पुकार रही है। और पुकारने में भी उन्हें ताने का एहसास होता है कि उसकी पुकार में एक उलाहना है। वो चिड़िया जब बोल रही है तो ऐसे लगता है कि वो उसे उल्हाना दे रही है। और उसके उल्हाना सुनकर भर आए आंखड़ियाँ, कवि कहता है कि मेरी आंखड़ियाँ भर आती है, अर्थात आंखों में पानी आ जाता है। पानी क्यों आ जाता है? उसका उल्हाना सुनकर कवि का मन उदास हो जाता है और उसके कारण उसकी आंखों में पानी भर आता है, आंसू आ जाते हैं। उन्मुन, और उनका जो हृदय है वो बेचैन हो जाता है। और क्यों बेचैन हो जाता है? क्योंकि ये फागुन की शाम है। और कवि ये बताते हैं कि अक्सर फागुन के महीने में सांझ के समय उनका मन बेचैन हो जाता है, उन्हें अच्छा अनुभव नहीं होता, उनके मन में बेचैनी बढ़ जाती है। तो इस कविता में हमें क्या ध्यान में रखना है? एक तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें फागुन की शाम का वर्णन किया गया है, अर्थात फागुन के महीने में कैसा वातावरण रहता है उसका चित्रण किया है। प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, इसलिए इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। और आप देखेंगे कि सर्वत्र प्रसाद गुण इसमें विराजमान है या विद्यमान है और वर्णन कर रहे हैं कवि अपने भावों का, तो यहाँ पर वर्णात्मक शैली आई है। तो आइए आगे इसकी व्याख्या करते हैं। घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर वन तुलसा उग आई। घाट की सीढ़ी, जिस घाट के किनारे पर वट का वृक्ष बना हुआ है, उस घाट के ऊपर, नदी के घाट के ऊपर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है और उन्हीं में से सीढ़ी तोड़कर, जहाँ से सीढ़ी टूटी फूटी है, जगह है जहाँ मिट्टी भर गई है, वहाँ पर वन तुलसा, वन में उगने वाली जो तुलसी का पौधा है वो उग गया है वहाँ पर। झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, कि झुरमुट, जो वहाँ किनारे पर पेड़ पौधों का झुरमुट है, घने पेड़ पौधे खड़े हैं, उनसे छन कर, उनके पेड़ों के अंदर से छन कर निकल कर जल पर पड़ रही है सूर्य की किरणें। उन पेड़ पौधों के बीच में से जहाँ से भी जगह मिलती है, सूर्य की किरणें गिर रही हैं, कहाँ? जल पर पड़ रही है। और उसी के कारण वो कैसी लगती है? जैसे तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी। और जो झुरमुट है वो किसका है? बांसों के पेड़ों का झुरमुट है, यानी वो बांस के पेड़ हैं। और उन बांस के पेड़ों में से सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं, वो ऐसे लगती है कि जैसे तोता के पंख, यानी हरे रंग की हरियाली आ गई है उन सूर्य की किरणों में, हरिमा आ गई है। तो उससे जैसे तोते ने अपनी पंख फैला दी हो, तोता पंखी, यानी हरे रंग की तोते के पंखों के समान वो किरणें हैं जो हिलती है बांसों की टहनी। और उसमें से वो ऐसे बांसों की टहनियाँ हिलने पर जो सूर्य की किरणें जल पर गिर रही है, वो तोते की पंखों के समान लगती हैं। यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। कवि कवि को याद आता है कि उसकी प्रेमिका यहीं पर बैठकर कहती थी
कहने वाली भी और अनकहने वाली भी। ये उसकी प्रेयसी की बातें उसे याद आती है, अपनी प्रेमिका की बातें याद आती है कि वो यहीं पर बैठकर, यहीं इन बांसों की के अंदर से छन कर आने वाली किरणों के नीचे और इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर वो कहने वाली भी और ना कहने वाली भी सभी प्रकार के अपने मन के भाव कवि से साझा करती थी। और उन्हीं में से एक भाव उसने, या एक बात उसने क्या कही थी कि आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी। नायिका कवि को क्या बताती है कि आज जो उनके घर में बछड़ा है, गाय का छोटा बच्चा, वो माँ की रामायण की पोथी खा गया, यानी वहाँ रामायण की जो पुस्तक रखी थी वो बछड़ा खा गया। अच्छा अब जाने दो, मुझे मुझे मुझको घर में कितना काम है। लेकिन बात करते करते वो अचानक से बेचैन हो जाती है और कहती है, अच्छा मुझे जाने दो, मुझे घर में बहुत सारा काम है। तो यहाँ पर कवि और उसके नायिका के जो आपसी विचार हैं, जो आपसी बातचीत है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। लेकिन इस समय जो वर्णन है उसमें प्रकृति शामिल है। दोनों की बातों के बीच में प्रकृति यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस सीढ़ी पर जहाँ लगी हुई है काई, कवि आगे क्या कहते हैं कि ये जो सीढ़ी दिख रही है, एक सीढ़ी जो वहाँ पर घाट पर बनी हुई है और जिस पर अब काई लग गई है। काई जो गीली रहने के कारण, गीली और नमी रहने के कारण हरे रंग की घास जम जाती है। तो वो क्या कहते हैं कवि कि इस सीढ़ी पर जहाँ अब काई लगी हुई है, फिसल पड़ी थी मैं। यहाँ नायिका के विचारों का वर्णन है। फिसल पड़ी थी मैं कि उस काई पर मैं फिसल गई थी, फिर बाहों में कितना शर्माई। लेकिन फिसलने से गिरने नहीं दिया किसने? कवि ने। कवि ने उसे फिसलते देखकर अपनी बाहों में थाम लिया, और जैसे ही कवि ने उसे अपनी बाहों में थामा तो नायिका शर्मा गई। यही ने तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन। लेकिन कवि ने उसे फिसलने से तो बचा लिया, लेकिन जैसे ही वो उसे बचाने लगा, उसी प्रयास में नायिका कहती है कि तुमने उस दिन मुझे तो बचा लिया, लेकिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, कि मेरे हाथ का कंगन उस दिन टूट गया था। जिससे नायिका उससे, कवि से खफा हो गई थी, रूठने का प्रयास कर रही थी और कहती है यहाँ मैं आऊँगी अब, कि लेकिन अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। जाने क्या करने लगता मन, कि मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है, इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं आऊँगी। लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती थी, लेकिन तब जब हम रोज यहाँ मिलते थे, हम तुम में, हम दोनों में एक पल के लिए भी बात नहीं बनती थी, एक पल भी हमारे विचार नहीं मिलते थे, हम किसी एक बात पर कभी सहमत नहीं होते थे। तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है, कि तुम जिसे छाया कहते थे, मैं उसे घाम अर्थात धूप कहती थी। अर्थात हमारा हमेशा ही वैचारिक मतभेद बना रहता था, और जिसे तुम छाँव कहते थे, मैं उसे ही धूप कहा करती थी। तो यहाँ पर दोनों की आपसी मीठी जो नोक झोंक है उसका वर्णन किया गया है। कैसे कवि नायिका को बचा लेते हैं जब नायिका फिसलने लगती हैं, लेकिन उसी प्रयास में नायिका का कंगन टूट जाता है, उससे नायिका खफा हो जाती है और फिर वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि यहाँ आकर मेरा मन बेचैन हो जाता है। और याद करती हैं उस समय को कि एक समय था जब हमारे आपसी विचार कभी नहीं मिलते थे। तुम जिसे शाम कहते थे या छाँ कहते थे, मैं उसे धूप कहा करती थी। अर्थात हमारा आपसी मतभेद हमेशा बना रहता था। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, लेकिन अब वियोग का समय है। दोनों दूर दूर हैं, दोनों का मेल नहीं हो पाता, दोनों मिल नहीं पाते। ऐसे में जो नींद निगोड़ी है, निगोड़ी अर्थात जिसकी कोई कदर ना हो, या जो भाग्यहीन हो, जिसके भाग्य में कुछ अच्छा ना लिखा हो, उसे निगोड़ी कहकर संबोधित किया गया है। अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कि अब तो नींद भी सिर्फ सपनों में ही महसूस होती है, अब तो नींद भी ठीक से नहीं आती, सपनों में ही भटकती और डोलती रहती है। कभी कभी तो बड़े सकारे बहुत जल्दी सुबह सुबह कोयल ऐसे बोले, जब कोयल बोलती है जो सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा। नायिका क्या कहती है कि कभी कभी तो बड़े सुबह सुबह कोयल जब बोलती है तो ऐसे लगता है जो जैसे सोते सोते में, कि नींद में सोते समय कोई विषैली नागिन एकदम से डस लेती है। अर्थात बहुत जल्दी सुबह के समय में जब कोयल कूकती है या कोयल बोलती है
तो उसका बोलना नायिका को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि जैसे किसी विषैली नागिन ने उसे डस लिया हो, काट लिया हो। अर्थात वियोग के कारण नायिका को कोयल का बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। और उस कोयल के बोलने से मेरे साथ साथ मैं तो चौंक ही जाती हूँ, मेरे साथ साथ अक्सर कई बार ऐसा हो जाता है कि चौंक चौंक उठता सन्नाटा। चारों ओर मुझे लगता है कि चारों ओर पसरा हुआ सन्नाटा, जो शांति है, चुप है, वो सन्नाटा भी जैसे एकदम से चौंक जाता है, चमक जाता है, हैरान हो जाता है या डर जाता है। पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से। लेकिन नायिका क्या कहती है, लेकिन फिर भी, कि मैं चाहे कितनी ही परेशान हूँ, मेरे मन में कितना ही विचारों का जो उमड़ घुमड़ है या बेचैनी है, पर फिर भी कभी कुछ कभी न कभी भी कुछ भी नहीं जाहिर करती हूँ, नहीं बताती हूँ। कौन से डर से? कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है, ये फागुन की शाम है। कि कहीं कोई मेरे इस बर्ताव के कारण मुझे कुछ कह ना दे। कोई मेरी इस पीड़ा को देखकर, मैं इस पीड़ा को स्पष्ट नहीं करती कि कहीं कुछ कह ना दे, क्योंकि वो ये जानती है कि जो ये फागुन की शाम है, ये एक बदनाम ऋतु है, या फागुन का जो महीना है, ये एक बदनाम महीना है। इसमें जो प्रेम वेदना है या प्रेम संबंध है, उस पर कोई भी उंगली उठा सकता है या कोई भी इसको बदनाम कर सकता है। इसीलिए वो अपने विचारों को भी, अपने मन के भावों को भी स्पष्ट नहीं करती। अर्थात वो डरती है किसी के उल्हाने से, किसी बदनामी से, इसीलिए वो अपने मन में आने वाले भावों को भी मन में ही छुपा लेती है। क्यों छुपा लेती है? क्योंकि ये फागुन की शाम है। फागुन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है, और इसी कारण इस महीने में उसके हृदय में जो प्रेम के भाव आते हैं, या जो भी उसके मन के विरह के या वियोग के भाव हैं, वेदना के भाव है, वो उन भावों को स्पष्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो डरती है कि ये फागुन की शाम में कहीं कोई उसे उलाहना ना दे दे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कविता प्रकृति और प्रेम से भरी हुई कविता है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।